Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you're watching Fight in Classes. Let's hit the concepts. तो अभी तक हमने 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म कर दिया है. उसके हमने एडवांस लेवल के भी कई सारे क्वेश्चंस देखे थे, रोडो बुक से भी क्वेश्चंस देखे थे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखे थे. तो प्रोजेक्टाइल इज कंप्लीटेड. नाउ अब 2D मोशन में ही मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन भी इट्स अ काइंड ऑफ 2D मोशन होती है ना. एक तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो 1D वाला था वो तो देखा ही था. प्रोजेक्टाइल भी मोशन अंडर ग्रेविटी ही है. ठीक है, प्रोजेक्टाइल भी मोशन अंडर ग्रेविटी ही है. अब ये सब बात करने के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन पे. सर्कुलर मोशन 2D है, नो डाउट, है ना. 2D है नहीं है. एक्स और वाई दोनों पे एक प्लेन पे मोशन होता है. अगर प्लेन पे मोशन हो रहा है तो वो 2D है. अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे मोशन हो रहा है तो वो 1D होता है कि नहीं. ये सब बातें तो क्लियर है ना. 1D 2D 3D. अब 3 डायमेंशन में जब मोशन होगा तो वो 3D हो जाएगा. देखो हम चाहते हैं कि कम से कम डायमेंशन पे हम अपनी स्टडी को ले जा सकें. तो अगर सर्कुलर मोशन है हम उसे 2 डायमेंशनल तक ले जा सकते हैं. 1 डायमेंशन पे तो नहीं ले जा सकते. जितने डायमेंशन कम हो जाएंगे स्टडी उतनी इजी हो जाएगी ना. कम वेरिएबल्स कम हो गए तो ये स्टडी इजी हो जाती है ना. जितने ज्यादा वेरिएबल्स हो उतने ज्यादा मतलब टफ होता जाता है प्रॉब्लम. ठीक है, तो 2D में हमें 2 वेरिएबल मतलब डायमेंशन 2 मिल रहे हैं. वेरिएबल्स तो और भी कई सारे जो होंगे. ठीक है, वो सब ठीक है. अच्छा चलो, सर्कुलर मोशन क्या है हमने पहले ही डिस्कस किया था. चार टाइप के मोशन डिस्कस किए थे. उसमें से एक सर्कुलर मोशन था. सर्कुलर और रोटेशन में हमने डिफरेंस भी देखा था. सर्कुलर क्या है, अगर एक एक्सिस लिया मैंने और ये येलो चौक को तुम मान लो कोई पार्टिकल है जो इस एक्सिस के अबाउट एक सर्कल में एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. अगर ये इस तरीके का मूवमेंट है तो इस पार्टिकल को कहा जाएगा कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है. इफ दिस पार्टिकल इज moving around this axis, white chalk you treat it as an axis and this yellow chalk is an object which is moving in a circular path around this axis, then this yellow chalk will be called as that it is moving in a circular path. Its motion is circular motion. Understand? So this is about the circular motion. Now अब circular motion में हम ये काइनेमेटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं. नॉर्मली सर्कुलर मोशन के लिए एक अलग चैप्टर होता है, उसमें ही सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स भी पढ़ा देते हैं, डायनामिक्स भी पढ़ा देते हैं. तो हम जब सर्कुलर मोशन का एक चैप्टर अलग से जब लेंगे तब हम उसमें डिस्कस करेंगे फिर से ये चीज. लेकिन अभी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं. काइनेमेटिक्स में 2D जब पढ़ रहे हैं तो काइनेमेटिक्स की 2D में सर्कुलर मोशन भी इन्वॉल्व है. तो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ. ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ भी कवर कर लेता हूँ और वहां पे थोड़ी सी बात हम लोग याद दिला देंगे, बता देंगे कि हाँ हमने वहां पे पढ़ा था. तो अगर आपको फिर पीछे आके देखना पड़े तो देख लीजिएगा, है ना. लेकिन काइनेमेटिक्स में पैराबोला है, अगर सॉरी पैराबोला मतलब प्रोजेक्टाइल है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1D मोशन है, वैसे ही सर्कुलर मोशन का भी काइनेमेटिक्स तो है ना. इसलिए हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स में सर्कुलर मोशन को पढ़ रहे हैं. ठीक है, सॉरी. तो सर्कुलर मोशन का और भी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी. अब ये मत सोचें कि सर आपने आधा पढ़ा के छोड़ दिया. मैं सिर्फ काइनेमेटिक्स लेने वाला हूं अभी. सर्कुलर मोशन का सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स पार्ट मैं अभी लेने वाला हूं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फोर्स से रिलेटेड चीजें ना, वो सारी बातें हम लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर में अलग से करेंगे. तब वो डिटेलिंग में पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले. लेकिन ये जो पर्टिकुलर चैप्टर होने वाला है काइनेमेटिक्स का, ये बेस तैयार करेगा जिससे कि आप सर्कुलर मोशन को बढ़िया से समझ पाओ. ठीक है, आगे समझने के लिए सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स आनी बहुत जरूरी है. ठीक है, अभी हम लोग पूरा बेस लेंगे, क्या क्या छोटी छोटी बातें क्या होती है सर्कुलर मोशन में, वो सारी बातें करेंगे हम लोग. ठीक है, समझ में आ रही है बात. चलो आ जाते हैं. तो सर्कुलर मोशन बेसिकली अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में, ऐसे कोई पार्टिकल अगर इस तरीके से मोशन कर रहा हो तो वो मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा. ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे ओरिजिन या फिर पॉइंट अबाउट विच दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग इज इन सर्कुलर पाथ. तो ये हो गया अपना सेंटर, या तो सेंटर कह लो. ठीक है, अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या लीनियर हो रहा है. पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट लीनियर हो रहा है, नहीं हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट एक्स जो लिखते थे या एस जो लिखते थे, वो एस और एक्स जो है कि हमें कुछ नई चीज लेनी होगी यहाँ पे पढ़ने के लिए, डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के लिए. यहाँ पे एक्स या एस जैसी बात ना करके कुछ अलग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे. ये क्या होता है, ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है. हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. यहाँ पे किस चीज की बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, माना कि पार्टिकल इस पॉइंट ए में था और पॉइंट बी तक पहुंच गया.
इस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल पॉइंट ए से शुरू करता है और पॉइंट बी तक पहुंचता है। अच्छा, अगर मैं ये लाइन सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक ड्रॉ करूं तो क्या ये रेडियस है? क्या ये इस सर्कल का रेडियस रिप्रेजेंट करता है? हाँ भाई, ये रेडियस रिप्रेजेंट करता है। सो सी ए इज गोइंग टू बी रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी मैं सी को किसी भी पॉइंट से अगर कनेक्ट करता हूं तो वो एक रेडियस होता है, हमें पता है भैया। अब देखो ये रेडियस जो है कि पॉइंट बी पर जब पार्टिकल आ गया तो क्या वो ऐसा हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा, जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है तो ये रेडियस कंटिन्यूसली देखो ये आगे आगे बढ़ता गया और पॉइंट बी तक आ गया, है ना? तो जो ये रेडियस जितना एंगल स्वैप कर रहा है, जितना एंगल रेडियस वेक्टर, रेडियस इज अ वेक्टर। अच्छा, इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा। रेडियस जितना भी एंगल स्वैप कर रहा है उसे ही हमने क्या नाम दे दिया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो थीटा है, थीटा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पे नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हमें एंगुलर चीजों से ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं सर्कुलर मोशन में, इसलिए हम एंगुलर चीजों को जानना चाह रहे हैं यहां पे। ठीक है, अब देखो अगर तुम एक्चुअली देखो तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, इसे हम ऐसे कह सकते हैं? कह सकते नहीं कह सकते? एक्चुअली में पार्टिकल ने लीनियर में अगर आप देखो तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज एस, और रेडियस क्या है? ये है आर रेडियस। ठीक है, तो ये थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एस। यहां पे एस क्या है? ये तो लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। लीनियर, अच्छा डिस्टेंस लिखूं या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में नहीं है इसलिए मैं इसे लीनियर डिस्टेंस लिख देता हूं। ठीक है, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, और ये आर क्या है? आर क्या है भैया? आर इज द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। इतनी बात किसको समझ में आ रही है? किसी समझ में नहीं आ रही? सब समझ में आ रहा है ना? कोई बहुत बड़ी बात तो की नहीं सर आपने, तो इसमें समझने का क्या है ना? यही लग रहा है ना तुम्हें? देखो धीरे धीरे एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे, सारे चीज को लिखते चलो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो आ जाओ। अब देखो मैं कुछ बात करता हूं। अच्छा, हम थीटा या एंगल को के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं? कोई बता सकता है क्या? किसी ने ये यूनिट सुना है क्या? रेडियंस। हाँ सर, रेडियंस तो हम यूज करते हैं, हमें याद है। और क्या? डिग्रीज, डिग्रीज भी करते हैं ना यूज, डिग्रीज, रेडियंस या डिग्रीज, ऐसे यूनिट्स हम यूज करते हैं। असल में ये रेडियंस या डिग्रीज ना कोई ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी को नहीं दर्शाते, ये यूनिटलेस होता है। थीटा एंगल इज यूनिटलेस, हमने पढ़ा था ना फिजिकल क्वांटिटीज में, थीटा इज यूनिटलेस। ये रेडियंस या डिग्रीज, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते, MLT, इससे तो ये बना नहीं है, इससे कुछ भी नहीं दिया गया है। ये मतलब इट्स अ काइंड ऑफ नंबर, नंबर का जैसे कोई यूनिट नहीं होता है, उसी तरीके से रेडियंस या डिग्रीज का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसे जो 7 बेसिक डायमेंशन या फिजिकल क्वांटिटीज के 7 बेसिक डायमेंशन, फंडामेंटल डायमेंशन जो लिए गए थे ना, उसमें ये नहीं आता है ना? डिग्री या रेडियन नहीं आता है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। तो इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा? M0, L0, T0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया इतनी बात हो गई। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसके बारे में तो हम लोग और अच्छे से चर्चा करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये तो स्पेशली अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन समझते हैं कि व्हाट इज रेडियन। डिग्री तो आप समझते हो ना, ऐसे अगर है यहां से अगर 0 डिग्री माना तो ये इतना एंगल कितना हो जाता है? ये 90 हो जाता है, फिर ये 180 हो जाता है, और ये कितना होता है? 270। फिर से घूम के आ जाओ तो ये कितना हो जाता है? 360 डिग्री हो जाता है। तो डिग्रीज में तो हमें एंगल समझ में आता है ना? ये क्या है? 0, 90, 180, 270, 360, ये तो बात अपने को डिग्री में तो अच्छे से समझ में आती है, राइट? अब अगर रेडियंस की बात करें, रेडियन कैसे डिफाइन किया गया है, पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी। तो आ जाओगे, अब देखो एक हमने ले लिया सेंटर पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट ले लिया और एक रेडियस की दूरी नापी, ठीक है। अब यहां से अपन ने एक आर्क प्लॉट करना शुरू किया, आर्क, इस तरीके से कुछ आर्क बनाया, ठीक। मतलब यही हो रहा है सर्कुलर मोशन में, कोई पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो इस तरीके से मूवमेंट करेगा। अब ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस अगर r है, ये तो रेडियस है ना, रेडियस का वेक्टर होता है वैसे तो, लेकिन ये लेंथ अगर नापूं मैं तो लेंथ क्या हो जाएगा? ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट इज r, ये मैग्नीट्यूड है। अगर इस मैग्नीट्यूड
इस लेंथ के बराबर ही अगर दूरी तय की गई है पार्टिकल के द्वारा, मतलब कि ये जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डिस्टेंस s। अगर ये लीनियर डिस्टेंस s इज इक्वल टू रेडियस, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस, अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है, in that case the angle subtended by the radius vector, this angle subtended by the radius vector is going to be 1 radian, then this theta will be 1 radian। कैसे 1 radian डिफाइन किया गया है? 1 radian is the angle subtended by radius vector when the particle moves by a distance of magnitude of radius। समझ में आ रही बात? 1 radian is defined as, लिख लो कहीं, 1 radian is defined as the angle subtended by radius vector when the particle or radius vector moves a distance of, a distance means this s, a distance of r, r means क्या है, magnitude of radius vector। समझ में आ रही बात? इतनी बात लिख लिए, 1 radian के बारे में लिख लिया आपने। अच्छा, अब ये थीटा इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, 1 रेडियन समझ में आ गया। और इसमें एक बात और देख लेते हैं, ये 1 रेडियन ऐसा कैलकुलेशन से पाया गया कि इट इज इक्वल टू 57.9 डिग्रीज, 57.9 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, ये एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से इतना ही होता है, जरा चेक कर लेना और एक्यूरेसी चेक कर लेना। 57.9 डिग्रीज के बराबर ऑलमोस्ट 1 रेडियन होता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्या कि एक पाई में कितने डिग्री होते हैं? पाई रेडियंस में कितनी डिग्रीज होते हैं? 180 डिग्रीज होते हैं ना, है कि नहीं? अब देखो, अब वो पाई कैसे आया है, वो ये सब पाई क्वांटिटी कहां से आई, ये तुम्हें बताता हूं मैं। अच्छा, इतनी सारी बातें जो है ये सब लिख लो फटाफट, तो फिर मैं आगे बढ़ूं और तुम्हें बताऊं कि ये पाई कैसे डिफाइन किया गया, पाई के पीछे पूरी दुनिया क्यों लगी हुई है। 1 रेडियन लिख लिया। 1 radian is the angle subtended by radius vector when the particle moves a distance of r। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं मैं। हाँ, चलो आ जाओ। अब देखो, अगर ये रेडियस वेक्टर इसी तरीके से था, ये अपना सेंटर है। अब अगर ये रेडियस वेक्टर इतना स्वैप करे, कितना, इतना मतलब कितना सर, इतना मतलब कितना, देखो इतना, कि इसने सेमी सर्कल बना लिया, ये आर है, इसने अगर सेमी सर्कल बना लिया तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ, इसे मैं एस लिखता हूं, एस लिख रहा था अभी तक, ये एस डिस्टेंस। तो देखो, अब इस पर्टिकुलर चीज में असल में ना क्या किया गया कि कोई भी रेडियस का, डिफरेंट रेडियस का ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, डिफरेंट रेडियस के सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए। फिर क्या किया गया, ये लेंथ मेजर किया गया, ये वाला डिस्टेंस, सर्कमफरेंस मेजर किया गया। समझ रहे हो, सेमी सर्कल का सर्कमफरेंस मेजर किया। सर्कमफरेंस को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, C बाई आर किया, मतलब कि पहला केस है सर्कमफरेंस 1 बाई R1 किया। वैसे ही सर्कमफरेंस 2 बाई R2 किया, वैसे ही सर्कमफरेंस 3 बाई R3 किया। ऐसे ही बहुत सारे रेडियस बढ़ाते गए और सारे में सर्कमफरेंस निकालते गए, डिवाइडेड बाई रेडियस, सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाई रेडियस, सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाई रेडियस। ऐसे करने पर पाया गया कि हर जगह वैल्यू, एक तो इरेशनल नंबर आ रही थी, खत्म ही नहीं हो रही थी यार। इरेशनल नंबर क्या, डिवाइड करते तो खत्म ही नहीं हो रहा है ना। एक तो इरेशनल नंबर आ रही थी और उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 के बराबर आ रही थी। जितना भी कटपट किया उसके बाद 22/7 के बाद आके रुक जाता था, अब नहीं कटता था। तो हर एक सर्कल के लिए यही पाया गया कि C बाई आर 22/7 के बराबर आ रही थी। तो ये जब इतना बढ़िया नंबर है कि ये हर एक चीज पे फिट बैठ रहा है, हर एक साइज ऑफ सर्कल के लिए सही बैठ रहा था। सेम सर्कल ले लो चाहे सर्कल ले लो, सर्कल लोगे तो फिर डिवाइडेड बाई डायमीटर कर लेना, सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाई डायमीटर कर लेना। ठीक है, तो ये आ रहा था, तो इसे जो है कि ना उन्होंने क्या नाम दे दिया, पाई का नाम दे दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में, आती बात समझ में।
चलो भाई बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो पाई का इंपॉर्टेंस कुछ समझ में आया होगा कि कोई सा भी सर्कल लिया जा रहा था तो सर्कल का सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर कर लो, या फिर सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस कर लो। सारे की वैल्यू पाई के बराबर या 22/7 के बराबर आती थी। एक इरेशनल नंबर आता था, पाई आता था, और वो पाई जो है कि हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि पाई 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 हम पाई पाई हो गए। ठीक है, इसीलिए ये पाई का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि वो हर एक सर्कल पे सही बैठ रहा था। ठीक है, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल चीज थी, हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। और फिर जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं पाई क्या होता है तो गुरुजी कहता है कि पाई इज अ कांस्टेंट whose value is 22/7 and you need to remember this value। कैसे आया कोई बताता नहीं, भैया ऐसे आया था, ऐसे C/R करके। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मैं सब चीजों के सामने एंगुलर एंगुलर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। अभी लीनियर मोशन जब तक पढ़ रहे थे तो हम सीधे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही तो होता है यार काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में तुम्हें क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो टाइम तो भैया ठीक है, कोई सा भी मोशन हो, कोई सा भी फ्रेम हो, टाइम तो चेंज होने वाला नहीं है। टाइम तो हमेशा मूव्स ऑन इंक्रीजिंग, है ना, उसका तो फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये सब जो है कि हमारे पास जैसे जैसे केसेस चेंज हो जाते हैं उस हिसाब से चेंज हो जाता है। लीनियर मोशन है तो लीनियर लीनियर लीनियर, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। अभी अब हम सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं, या कोई सा भी रोटेशन काइंड ऑफ चीज आएगा, या रोटेशन में भी हमें यही सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो सर्कुलर मोशन हो चाहे रोटेशनल मोशन हो, दोनों में ये थीटा, एस, आर, ये सारी चीजें तो आएगी। मतलब अभी जो इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं ये सारी चीजें रोटेशन में भी कॉमन होंगी। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर चीजें रोटेशन और सर्कुलर दोनों मोशन में सेम होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना जरूरी है, बातों को समझना जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं, कई लोग जो पढ़ चुके होंगे उन्हें लगेगा क्या बकवास यार, ये सब तो पता है ना, थीटा तो सबको पता होता है ना, थीटा पता होता है, पाई तो सबको पता होता है, थोड़ा सा ये भी जान लोगे ना तो मजा आता है। ठीक है, चल भाई। नाउ कमिंग टू एंगुलर क्या डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब थोड़ा ढंग से इसे डिफाइन करके पढ़ लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये पहला पॉइंट हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ऐसे, अगर ये क्या है, ये क्या है अपना सेंटर है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अगर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ये आर है। आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस। तो रेडियस, linear displacement, angular displacement. So how theta is defined? Theta is basically defined as the ratio of linear distance divided by radius. क्या समझ में आया, ये s है ना, कुछ और ना समझ लेना तुम, s/r। theta is defined as s/r। ठीक है, ये हो गया अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या समझ में आ रहा है, इतना आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। और इसका ढंग से फॉर्मूला लिखना है तो ये तुम लिख लो, थीटा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, बढ़िया से शब्दों में लिखना है तुम्हें कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, या फिर ये एंगल सबसे, वो तो अब थी 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए वो तो अपन ने लिख लिया था ना। ठीक है, अच्छा, और पाई को कैसे कन्वर्ट करते हैं थीटा में, पाई से डिग्री में, मतलब रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, ये बातें तो आती है ना, वो भी मैं बता दूंगा। अच्छा, ये एंगल ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, अभी यही लिख लेते हैं हम लोग। देखो पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्रीज, है ना। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अगर मैंने कह दिया 1 रेडियन है, ये पाई रेडियन था ना, 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज, तो कैसे निकालोगे, 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज, तो कैसे निकालोगे, 180 डिवाइडेड बाई पाई, दिस मच ऑफ डिग्री। यहां पे पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 3.14 रख लो, चाहे 22/7 रख लो। ठीक है, अच्छा, अगर 1 रेडियन इक्वल्स टू दिस मच ऑफ डिग्रीज है, तो मैं अगर n रेडियन की बात करूं, n रेडियंस विल बी इक्वल्स टू
n टाइम्स ऑफ 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्रीज। समझ में आती है बात? वैसे ही जस्ट उल्टा कर लें। अब अगर मेरे पास n डिग्रीज हैं, डिग्रीज को मुझे रेडियंस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? n मल्टीप्लाइड विथ पाई बाई 180, जस्ट अपोजिट कर लोगे, n इंटू पाई बाई 180, दैट मच ऑफ रेडियंस। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। चलो ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। अब दूसरी बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, what is the representation of angular velocity? Anybody knows? Omega. Omega is the representation for angular velocity. ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? स्केलर और वेक्टर, पहला चैप्टर बेसिक मैथ्स, दूसरा चैप्टर याद हो तो। स्केलर और वेक्टर जो है कि अगर तुम्हें ढंग से याद हो तो मैंने तुम्हें एंगुलर वेक्टर्स के बारे में बताया था, उसमें टॉर्क पढ़े थे हम लोग, है ना, कुछ और चीजें देखे थे। तो देखो ये थीटा इज एक्चुअली, तुम देखो कि अगर पार्टिकल ए से बी की ओर जा रहा है, मतलब कि रेडियस वेक्टर अगर यहां से यहां की ओर जा रहा है ऐसे, तो तुम ये सेंटर के पास में अपनी ना ये कलाई रख लो सेंटर के पास में, और फिर जिधर से जिधर की ओर मोशन हो रहा है ना, उधर की ओर अपनी उंगलियों को मोड़ लो, उधर की ओर अपनी उंगलियों को मोड़ लो। मोड़ते ही अंगूठा ना दबा लेना, मोड़ लिया। अब अंगूठे का जो डायरेक्शन है दैट इज गोइंग टू गिव यू दी वेक्टर ऑफ थीटा और डायरेक्शन ऑफ थीटा। सो ये थीटा इज बेसिकली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ थीटा इज गोइंग टू, दिस राइट हैंड थंब रूल इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो अभी इस केस में डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड्स। इस केस में थीटा इज आउटवर्ड्स, आउटवर्ड से बाहर की ओर आ रहा है ना, ऐसे कर लिया। एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की ओर आएगा, अगर क्लॉकवाइज होता इस तरीके से होता तो ये अंदर की ओर आ जाता, है ना, इनटू द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, ये आउट ऑफ द बोर्ड है, आउटवर्ड से। वैसे एंगुलर वेलोसिटी ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। थीटा भी क्या था? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी पहले बताओ, नॉर्मल वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया था? रेट चेंज ऑफ पोजीशन, रेट चेंज ऑफ पोजीशन हो गया, या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, यही होता था ना वेलोसिटी। अब यहां एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा, सीधी सी बात है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, या तो वो लिख लो, या तो फिर रेट चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट चेंज को कैसे लिखते हैं? डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। रेट चेंज ऑफ थीटा मीन्स क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और rate change of angular displacement with respect to time, that is going to be equals to angular velocity. यहाँ पे लिख लो बढ़िया से, the rate change of this angular displacement with respect to time is angular velocity. ठीक है, पूरा लिखना है तुम्हें। तो ये ओमेगा और थीटा दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इस इक्वेशन से तुम्हें पता चलना चाहिए कि थीटा अगर आउटवर्ड्स है तो ओमेगा भी आउटवर्ड्स होगा। ओमेगा का मतलब क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर थीटा आउटवर्ड्स है तो ओमेगा भी, अगर थीटा आउटवर्ड्स है तो ओमेगा भी आउटवर्ड होगा। ठीक है, इतनी सी बात थी भाई, एकदम सिंपल सी बात, समझ लिया हमने। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एंगुलर, पूरा लिख लेना, एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी भाई, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। अब अल्फा एक्सीलरेशन नॉर्मली कैसे डिफाइन? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता था। अभी एंगुलर एक्सीलरेशन है तो क्या होगा? जल्दी खुद ही बता दो, खुद ही फॉर्मूला लिख दो, जल्दी बताओ। अल्फा विल बी इक्वल्स टू, फटाफट, रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया अपना क्या हो गया? ये एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया। अच्छा, अभी मैंने इसमें वो नहीं लगाया, यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे इसे वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये इक्वेशन मैग्नीट्यूड वाइज करेक्ट है, लेकिन अगर मैं यहां वेक्टर लिख लूं तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड दिस थिंग इज दैट द एंगल ऑफ, और सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ अल्फा may not
बी in the direction of omega. Direction of alpha may not be in the direction of omega. समझ में आ रही बात? इसीलिए हमने इसमें वेक्टर साइन इंक्लूड नहीं किया है। देखो इसमें वेक्टर साइन इंक्लूड किया क्योंकि थीटा के डायरेक्शन में ओमेगा होगा, नो डाउट, लेकिन अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए हम लोग इसमें मतलब कि वेक्टर साइन नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, इतना समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन लेंगे जिससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन कैसा कैसा होता है, वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होती है, रेडियस वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होता है, किसी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, ये सारी बात हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो हाँ तो दोस्तों फिर अब जो बात करने जा रहे हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये अगर ये जो डेरिवेशन हमने अच्छे से समझ लिया ना, सर्कुलर मोशन मतलब एकदम मतलब रगों में चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पे लिख लो वी 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 आई एम पी। कितनी बार लिखा? 1 2 3 4 5 6 बार वेरी लिख दिया मैंने। समझ रहे हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, v टू द पावर 6 IMP लिख देगा, है ना? काफी तो मैथ्स पढ़ लिया हमने, क्यों 6 बार हम ये लिखें, v टू द पावर 6 IMP लिखेंगे, क्यों? है कि नहीं बच्चों? चलो आ जाओ। अच्छा थोड़ा सा तुम्हें कुछ याद दिला दूं, अगर ये अपना XY ऐसे कोऑर्डिनेट होता था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता था, किसी एक पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ऐसे कनेक्ट करता था तो ये एक वेक्टर दिखाता है हमारा, और इसी वेक्टर को हम क्या कहते थे? पोजीशन वेक्टर कहते थे। याद नहीं है? याद है कि नहीं है? पोजीशन वेक्टर। और ये क्या होता था असल में, x, y होता था, मतलब कि इधर से ये वाला x हो गया डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस हो गया y हो गया, है ना? x, y कहते थे। अगर इस वेक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, इस पोजीशन वेक्टर को, तो इस पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली r से रिप्रेजेंट करते थे। r पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट में डायमेंशन दूरी x विथ डायरेक्शन इन x डायरेक्शन मींस यूनिट मींस i, x डायरेक्शन में i होता है, y डायरेक्शन में j होता है। सो x i कैप प्लस y j कैप। अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो वही क्या हो जाता है, z k कैप। इतनी बात याद है? पोजीशन वेक्टर को xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप के फॉर्मेट में हम लिख सकते थे, और पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता था r से। याद है? अगर यही दूसरी जगह चला जाता था तो फिर हमारा क्या जाता था, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर आता था r1, ये हो गया r2, और ये वाला अगर जब हम निकाल लेते थे दैट इज r2 माइनस r1, जब हम r2 माइनस r1 निकालते थे तो हमें डेल्टा r दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता था। याद आती है बात कुछ? तो हमें उतने तक नहीं जाना, हमें तो बस ये पोजीशन वेक्टर अगर पता है तो हमारा काम बन जाएगा भाई। लेकिन ये सारी बातें तुम्हें अच्छी तरीके से बतानी चाहिए। r1 पोजीशन वेक्टर फॉर पार्टिकल पॉइंट 1, पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट 2, और दोनों का डिफरेंस क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था। अगर पार्टिकल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहा है तो पोजीशन वेक्टर 1 जो है कि उसका पहला लोकेशन बताएगा, पोजीशन वेक्टर 2 जो है कि उसका दूसरा लोकेशन बताएगा। अगर दोनों लोकेशन का डिफरेंस निकाल लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट बता देगा। ये सारी बातें तो हमने कर रखी है भैया। अब ये सारी बातें तो कर रखी हैं, अब मेन मुद्दे की बात करो सर, फालतू बकवास ना करो ज्यादा। क्यों कितने बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि मैं बकवास कर रहा हूं? हाँ, डांट खानी है तुम्हें? चलो आ जाओ। हाँ तो भाई, हाँ तो मैं ये सब क्यों बता रहा था, देखो अब फिर से उसी पे जा रहे हैं हम लोग। सर्कल एक बनाता हूं मैं, और फिर से देखते हैं। ये पॉइंट हो गया, ये क्या कौन सा पॉइंट होता है, यहां बना लूं क्या थोड़ा, ये हो गया अपना सेंटर पॉइंट। अच्छा, पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से और जा रहा है पॉइंट बी को। अगर माना एक पार्टिकल है, ए से शुरू हुआ बी तक गया, क्या किया, ए से शुरू किया और बी तक गया। अब जब वो बी पोजीशन पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अगर मैं सेंटर को ओरिजिन मान लूं, सेंटर को ओरिजिन मानने का मतलब क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0।
सेंटर को ओरिजिन मानने का मतलब हुआ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0, मतलब कि हमारा ओरिजिन XY का ओरिजिन क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं पार्टिकल के पोजीशन के बारे में सोचूं, ध्यान दूं, तो क्या ये वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट और द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट B, यही पोजीशन वेक्टर बन जाएगा? कितने लोग मेरे साथ हैं इस बात में? भैया वहां भी तो ओरिजिन से पॉइंट के लोकेशन को जब कनेक्ट करते थे और उसी डायरेक्शन में दिखाते थे तो वो पोजीशन वेक्टर हो जाता था। अब यही तो तुम अगर ध्यान दो तो ये इस सर्कल में तो ये रेडियस है ना, तो यही रेडियस वेक्टर भी तो हो गया। अरे भैया ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट B is nothing but the radius vector of this, means radius vector and position vector both are same. In circular motion, this is the best point that you need to remember, that position vector of the particle at any location will be equal to the radius vector for that location. भैया ये रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर तो दोनों सेम हो गए, तो अगर मैं रेडियस वेक्टर को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, अब मुझे बता देना। अगर ये एंगल थीटा डिस्प्लेस हुआ है हॉरिजॉन से, थीटा डिस्प्लेस हुआ है कितना, हॉरिजॉन से, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, यही तो हमारे एक्स और वाई को दर्शाएंगे ना, है कि नहीं, है कि नहीं भैया? ये एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। किसी को कोई आपत्ति? रेडियस या फिर पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखते हैं, हमें पता है ये यहाँ पे एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया। अब ये जो एक्स और वाई है यही तो निकालना है भैया। देखो ये अगर रेडियस वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, कॉमा मैग्नीट्यूड इज आर, मैग्नीट्यूड तो आर है भैया। सी से बी का मैग्नीट्यूड क्या है, आर है। अरे किसी भी लोकेशन सी से ए का भी मैग्नीट्यूड आर होगा, सी से किसी भी एक पॉइंट तक मैग्नीट्यूड आर ही होने वाला, सर्कुलर मोशन है ना। तो रेडियस वेक्टर, वेक्टर देखो चेंज होगा, वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेक्टर ऐसा है, इधर की ओर डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड तो हमेशा कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया आर। अब अगर ये थीटा है, ये वाला ट्रायंगल देखो, मैं येलो कर रहा हूं इसे, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ध्यान से देखो। जितने लोगों को वेक्टर को तोड़ने में मुश्किल होती है, साइड वाइड लेने में कितना लेंथ होगा, कितना लेंथ होगा, उन लोग ध्यान से देखो। देखो ये अगर आर है, ये हाइपोटेनस वाला साइड आर है, ये थीटा है, तो थीटा मतलब एंगल के साथ जो कनेक्ट होता है इसको बेस कहते हैं, मतलब कि ये साइड बेस हो गया। और बेस वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, मतलब कि एक्स क्या होने वाला है, एक्स क्या होने वाला, आर कॉस थीटा, एक्स क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। अदर साइड पे आओगे तो वाई क्या हो जाने वाला है, आर साइन थीटा, ठीक है। ये बात अगर तुम अभी भी वेक्टर का ऐसे कंपोनेंट लेना नहीं सीखे होगे ना ट्रायंगल का, तो बहुत ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम जाने वाली है। इसे बैठ के आधा घंटा टाइम लगे चाहे 1 घंटा टाइम लगे, ये चीज तुम काम कर लो। आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, किधर कॉस लेना है किधर साइन लेना है, थीटा इधर है तो कैसे होगा, थीटा अगर इधर चला गया तो कैसे होगा, ये सारी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। थीटा अगर यहाँ होता ना तो ये साइन कंपोनेंट हो जाता है, ये कॉस कंपोनेंट हो जाता, ठीक है। अब आ जाओ भाई, अब आर लिख लेते हैं। तो आर जो पोजीशन वेक्टर था, एक्स की जगह अब क्या लिख सकता हूं मैं, आर कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो मैंने लिख लिया आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखो आर तो मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड है और दोनों कांस्टेंट भी होता है, आर तो कांस्टेंट ही है सर्कुलर मोशन के लिए, तो आर को मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये आर तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये बचा कुछ जितना भी चीज है ना, यही है हमारा डायरेक्शन। ये क्या है, डायरेक्शन किसका, रेडियस वेक्टर का, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, या फिर पोजीशन वेक्टर मान लो, चाहे रेडियस वेक्टर मान लो। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, मतलब कि जहां भी हमें कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप जैसा टर्म दिखा, हमें समझ जाना है कि ये डायरेक्शन रेडियस के अलोंग है, और रेडियस हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होकर आउटवर्ड्स जाता है, समझ रहे हो। रेडियस का वेक्टर कैसा होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है या ओरिजिन से स्टार्ट होता है और आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ये बाहर की ओर जा रहा है ना, तो बाहर की ओर जाता है। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन,
देखो मैथमेटिकली ये लिखा ऐसा है, ये देखिए cos थीटा i कैप sin थीटा j कैप, सर इससे कैसे डायरेक्शन पता चल रहा है? अरे भैया हमने उसी को तो वेक्टर फॉर्म में तोड़ के ऐसे लिखा है, हमने डायमेंशन मतलब मैग्नीट्यूड बाहर निकाल लिया, बचा कुछ चाहिए क्या है? डायरेक्शन है। r का मैग्नीट्यूड क्या था? r ही तो था मैग्नीट्यूड r, इसे अगर बाहर निकाल लिया तो बचा कुछ सारा क्या हो जाएगा? डायरेक्शन है। दो ही तो चीजें होती है यहाँ वेक्टर में, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, बचा कुछ क्या है? डायरेक्शन है। तो वही तो डायरेक्शन दिखाएगा r का वेक्टर, और ये तो r का वेक्टर हमेशा बाहर की ओर जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जोर से बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? ये शायद तुम्हें क्लास में कोई कराया भी नहीं, क्लास में ये सारी बातें कोई बताता भी नहीं, अनलेस कि तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन नॉर्मली ऐसे क्लास में ये सारी बातें नहीं बताएंगे, वो फटाफट कुछ बता देंगे, समझ रहे हो? ये नहीं बताते ध्यान से, तो इसलिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेता हूँ। मेरा गला बैठ जाएगा लग रहा मुझे आज। हाँ चलो अच्छा, अब वेलोसिटी क्या होती थी? याद आता है कुछ? वेलोसिटी क्या होती थी? वेलोसिटी, अगर लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ये जैसे रेडियस वेक्टर था, ये तो एक डायरेक्शन में है ना। अब लीनियर वेलोसिटी कैसे डिफाइन होता था? पहले याद करो, जो रेट चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ही तो वेलोसिटी होता था। क्यों रेट चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर का जब चेंज होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट ही तो दे देगा। चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ही तो देता था ना। और रेट चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर मतलब कि dr डिवाइडेड बाई dt, मतलब dr क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपना क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई dt, dt इज टाइम। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है? वेलोसिटी तो होता है। तो ये लीनियर वेलोसिटी अगर मैं लिखना चाहूं तो रेट चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिख सकता हूं। किसी को कोई आपत्ति dr बाई dt में हो भी तो मुझे सुनाई तो देगी नहीं, ठीक है? कमेंट्स में देख लूंगा जरूर, ठीक है? अच्छा चलो यहां पे आ जाते हैं। dr बाई dt हो गया भैया, dr बाई dt हो गया ना। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करके देखता हूं। देखो r क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई सर्कुलर मोशन में r तो कांस्टेंट ही रहेगा, सर्कल में घूम रहा है, रेडियस का नहीं चेंज होने वाला है ना। स्पाइरल थोड़ी है यार, स्पाइरल मोशन मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसे जलेबी की तरह मोशन थोड़ी है कि रेडियस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। ये कैसा है? रेडियस तो कांस्टेंट है कंटिन्यूअसली, और हम पढ़ ही रहे हैं सर्कुलर मोशन मतलब कि कांस्टेंट रेडियस वाली बातें कर रहे हैं। रेडियस चेंज नहीं हो रहा है भाई। अगर रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने कहा था कि रेडियस वेक्टर तो चेंज हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, रेडियस वेक्टर तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। पार्टिकल ए पे था, रेडियस वेक्टर इधर की हो रहा है, पार्टिकल बी पे आ, वेक्टर इधर इधर आ, इधर समझ रहे नहीं? वेक्टर मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बट मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, आर मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को तो डिफरेंशिएशन से बाहर लिया जा सकता है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब थीटा की बात करें, अब कोई और दूसरी वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है? थीटा दिख रहा है ना। थीटा, थीटा के बारे में सोचते हैं। ये थीटा जब पार्टिकल ए में था व्हाट वाज दी थीटा? 0 डिग्री। बी पे है तो कुछ पर्टिकुलर थीटा आ गया, यहाँ पे आ जाएगा तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। मतलब थीटा तो चेंज हो रहा है समय के साथ, समय के साथ ही तो चेंज देखना है ना हमें। आर जो है समय के साथ कांस्टेंट है, तो आर को तो हम डिफरेंशिएशन के बाहर ले सकते हैं, लेकिन टी मतलब टी के रेस्पेक्ट में आर तो कांस्टेंट है, लेकिन थीटा क्या कांस्टेंट है? थीटा कांस्टेंट नहीं है भैया, थीटा तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो थीटा को मुझे डेरिवेट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन थीटा और टाइम ये तो दोनों अलग क्वांटिटी है। अगर मैं थीटा को डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? चेन रूल लगाना पड़ेगा। और कैसे करते हैं देखो, तुम्हें बताता हूं। देखो dr बाई dt कर दिया तो r को तो मैं कांस्टेंट है बाहर ले लिया, r तो भैया कांस्टेंट है बाहर ले लिया, r बाहर ले लिया। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन मुझे बताना। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। लेकिन देखो ये थीटा है, तुमने टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया है, तो अगेन थीटा देखो, अभी cos को डेरिवेट करके तुमने साइन तो लिख दिया, लेकिन अब थीटा को अगेन डेरिवेट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज थीटा यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर तुम थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा को डेरिवेट करते हो ना तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे थीटा को टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पहले cos को डेरिवेट करके तुमने साइन को लिख लिया, अब थीटा को अगेन डेरिवेट करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी थीटा बाई dt। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? क्योंकि मेरे तो पसीने छूट गए। ठीक है, चेन रूल यही तो होता था यार,
नहीं आ रहे तो फिर जाओ यार मैथमेटिक्स की क्लास में बैठो एक बार फिर से। कौन सा था ये, डेरिवेशन वगैरह वाला जो चैप्टर है उसमें फिर से जाओ, थोड़ा सा बैठ के ध्यान से देखो, है ना। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब सेकंड टर्म में आते हैं साइन थीटा जे कैप। साइन थीटा का डेरिवेशन यहाँ पे प्लस लगा लिया पहले, साइन थीटा का डेरिवेशन कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेशन डी थीटा बाई डी टी एंड जे कैप, एंड क्या हो गया जे कैप, सॉरी बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा भैया डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी देखा हुआ से लगता है कि पीछे के पेज में जाओ, क्या था थीटा तो क्या था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अरे ये तो जाना पहचाना सा है, क्या है सर, ये चीज तो जानी पहचानी सी है। आर किया और डी थीटा बाई डी टी को कॉमन निकाल लिया, और डी थीटा बाई डी टी क्या है एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब कि ओमेगा है, इसे बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब बचा कुछ अंदर क्या होगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये हो गया क्या वेलोसिटी होगी नहीं होगी। तो तुम्हें मैंने एक बार बताया था कि देखो आर इज मैग्नीट्यूड, ओमेगा इज अगेन मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ओमेगा इज मैग्नीट्यूड। अब बचा कुछ जो है ना, बची कुछ जितनी सी चीजें हैं, ये जो चीजें हैं ये तुम्हें क्या देगी डायरेक्शन देगी, ठीक है। ये क्या दे रहा है तुम्हें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये चीज तुम्हें पता कैसे चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहाँ है, रेडियस वेक्टर तो ऐसा है हमें पता चल गया। कैसे पता चला भैया, आर को देखो, आर वेक्टर को हम कैसे लिखते थे cos थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के, अरे ऐसे ही तो लिखते हो, तो ये इसका डायरेक्शन ही तो बताएगा ना, cos थीटा आई और साइन थीटा जे इसका डायरेक्शन बता रहा है, ये तो क्योंकि यहीं से तो हमने ये चीज लिखी है, तो ये चीज हमारे डायरेक्शन दे रहा है, ये बात तो पता चल गई। ठीक है, अच्छा ये डायरेक्शन कैसे आता है बताऊंगा, क्योंकि समय लेगा, ये चीज हमारी क्लास लंबी हो जाएगी। फिर डायरेक्शन बताऊं या फिर सीधे बता दूंगा तुम्हें। देखो वेलोसिटी, जब ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, ये तो ऐसे जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो बताओ ए पॉइंट पे कहां डाल रहा होगा डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन ए पॉइंट पे। लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, एंगुलर तो ठीक है, ऐसे हमने ऐसे बनाया, ये बाहर की ओर आ रहा है आउटवर्ड, वो ठीक है। लीनियर वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बॉडी किधर की ओर मूव करना चाह रही थी, कोई जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पे एकदम बिल्कुल टेंजेंट डालो, तो ये अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इस ओर पे ऊपर की ओर ये वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। वैसे ही अगर बी पे मुझे निकालना है वेलोसिटी का, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पे देखो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यही तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, है कि नहीं। अगर यहां पहुंच गया एंटी क्लॉकवाइज है, टेंजेंट डाल लो, ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहां पहुंच गया एंटी क्लॉकवाइज है, टेंजेंट डाल लो, ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहां पे पर्टिकुलर ये डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन ये माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तुम्हें डायरेक्ट समझने के लिए बना दिया। बाकी तुम इसको भी कंपोनेंट में तोड़ के समझ सकते हो, चाहो तो इसको भी चाहो तो कंपोनेंट में तोड़ लो और तुम्हें ये डायरेक्शन तुम्हें मिलके आ जाएगा। समझ लो, आता है यार। चलो अपन ने टाइम ज्यादा नहीं करना, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा टाइम सोचने की जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ जाए। अब एक्सीलरेशन पे पहुंचे, ये सब मैं मिटाने जा रहा हूं, लिख लो। एक्सीलरेशन पे पहुंच रहे हैं, ये वेलोसिटी का इक्वेशन ऐसे ही रखते हैं, और अच्छा ये भी रखना जरूरी है, तो ये आर वेक्टर में यहां पे लिख लेता हूं, आर वेक्टर में यहां पे लिख रहा हूं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर देन कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये मैंने यहां पे लिख दिया है, बाकी मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये यहां से यहां तक सब कुछ मिटा देता हूं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो तो मतलब ये रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन जो है कि ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आज अच्छा ओहो वेलोसिटी नहीं मिटाना था ना यार, तुमने क्या कर दिया। चलो वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या था, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप
प्लस कॉस थीटा जे कैप, यही था ना हमारा वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, अब एक्सीलरेशन निकालना हो मुझे, टोटल एक्सीलरेशन। सर ये टोटल नई चीज क्या आ गई, टोटल क्यों आ गई, अभी देखते हैं टोटल क्यों बोल रहा हूं मैं, उसके पीछे भी रीजन है, वो तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। एक बार निकाल लेते हैं, फिर तुम्हें बताता हूँ कि मैं इसे टोटल एक्सीलरेशन क्यों कह रहा हूँ, तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। चलो, एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, dv रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, होता नहीं होता। चलो आ जाओ भाई, अब कर लो। देखो यहाँ पे r इज अ कांस्टेंट, थीटा इज वेरिएबल, थीटा को डिफरेंशिएट करना हमें पता है। ओमेगा के क्या बारे में किसी का क्या ख्याल, ओमेगा क्या, ओमेगा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ओमेगा इज डी थीटा बाई dt। अरे भाई ओमेगा थीटा की वजह से ही तो है, रेट चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो ओमेगा था। अब अगर थीटा ही वेरिएबल है तो ओमेगा कैसे नहीं वेरिएबल होगा यार, ओमेगा कैसे कांस्टेंट हो सकता है जब थीटा ही वेरिएबल है, और ओमेगा तो थीटा से ही बना है ना। देखो भाई, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हो, क्या पता डी थीटा बाई dt जो है कि जीरो हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये भी तो है ना कि ये ओमेगा जो है, मतलब मान लो यहाँ पे ऐसे फटाफट घूम रहा था, थोड़ी देर तुम यहाँ पे फटक से गया, फिर इधर से धीरे से गया, फिर फटक से गया, फिर धीरे से गया, तो एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रोबेबिलिटी है कि हो सकती हो, है ना, हो सकता है कि नहीं भी हो रही हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना कि हो सकती हो। तो जो हो सकती है उसके लिए हम लोग करते हैं, जनरल केस के लिए हम लोग करते हैं, ओमेगा को भी हम लोग वेरिएबल मानेंगे थीटा के टाइम के रिस्पेक्ट में, कि ओमेगा भी क्या पता चेंज हो रहा हो समय के साथ, ऐसे मान के चलते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, कौन कौन से, ये और ये, मतलब कि ये एक टर्म तुम ले लो और दूसरा ओमेगा, आर ओमेगा एक टर्म ले लो, दो टर्म ले लिया जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है। अगर दो टर्म टाइम पे डिपेंडेंट हैं तो तुम्हें अगर याद हो थोड़ा सा, तो तुम्हें मैं फटाफट बता दूं कि अगर u इंटू वी इस टाइप का अगर डेरिवेशन करना होता था, dy by dx of u into v such that u and v both are function of x, in that case the derivation formula is u dv by dx plus v du by dx। किसी को ऐसा कुछ याद आता है क्या? मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, डिवीजन का फॉर्मूला भी था, एडिशन का भी था, सब्सट्रैक्शन का भी था, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहीं लिख लो और फिर इससे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, इससे हमने सॉल्यूशन अब शुरू करना है। चलो आ जाओ भाई, चल रहा है ना वीडियो, एक बार देख लूं मैं। हाँ भाई चल रहा है और काफी लंबा हो चुका है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब हमने डेरिवेट किया आर ओमेगा, देखो यू को हमने, ये लिखना पड़ेगा सब कुछ यार, ये यू मान लिया और ये पूरा टर्म हमने क्या मान लिया, वी मान लिया, ठीक है। अब यू को रख लो यहाँ पे सामने, मतलब कि आर ओमेगा को रख लिया और इधर वाले को डेरिवेट करते हैं। साइन थीटा का डेरिवेशन कॉस थीटा माइनस माइनस रख दिया, कॉस थीटा आई कैप, कॉस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा जे कैप, ये हो गया, प्लस अब v को रख लो और इसको डेरिवेट करो, है कि नहीं, यही होता है ना। तो v को तो हमने जैसे का तैसा रख देना है, तो जैसे का तैसा रखना है, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये जैसे का तैसा रख दिया। इसको डेरिवेट करना था आर ओमेगा को, आर ओमेगा को डेरिवेट करोगे तो आर तो कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी आ गया, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। चलो तो अब तुम ध्यान से देखो, कुछ दिखता है क्या, कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता था, डी ओमेगा बाई डी टी, ये टर्म क्या होता था, ये होता था एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो यहाँ पे मैं आर अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। अच्छा एक गलती की है, अगर कोई मुझे बता दे तो आज उसे किटकैट इनाम में, क्लास में पढ़ाओ तो कितना बढ़िया है ना। किटकैट भी आप खिला सकते हो, मंच खिला लो, बच्चों से सवाल भी कर लो, बच्चे भी खुश। अभी मैं आपको कुछ खिला नहीं सकता, आप मुझे जवाब दे नहीं सकते, बट स्टिल देखो यहाँ पे जब हमने डिफरेंशिएट किया ना, साइन थीटा को हमने कॉस थीटा कर लिया, तो थीटा को तो डेरिवेट नहीं किया ना यार, डी थीटा बाई डी टी, पिछली बार करो डी थीटा बाई डी टी भी तो कहता है, चेन रूल लगाना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी यहाँ भी आएगा, डी थीटा बाई डी टी यहाँ भी आएगा, और दोनों का डी थीटा बाई डी टी हम लोग कॉमन निकाल के बाहर रख सकते हैं, और डी थीटा बाई डी टी वाज इक्वल्स टू ओमेगा, तो ओमेगा और ओमेगा यहाँ पे बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। किसी को समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से बताऊं, देखो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी आएगा, यहाँ भी डी थीटा बाई डी टी आएगा,
दोनों डी थीटा बाई डी टी को मैंने बाहर निकाल लिया और डी थीटा बाई डी टी वॉज इक्वल्स टू ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर बन गया। और एक बात करते हैं, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस को बाहर निकालो, माइनस को बाहर निकालो, तो माइनस को जब बाहर निकाला तो यहाँ लगा दो माइनस और ये बन गया प्लस में। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो अगर, तो एक्सीलरेशन को अब मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर, और ये देखो तो ये कौन सा डायरेक्शन है, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, ओहो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, यूनिट वेक्टर, सॉरी दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस ना भैया, ये तो डायरेक्शन ऑफ रेडियस दिखा रहा है, मतलब कि माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, है कि नहीं। और दूसरा टर्म देखें अगर, प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते थे, आर इंटू अल्फा लिख सकते हैं, और माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये क्या है, ये तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ये तो क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब कि ये हो गया एक्सीलरेशन की दो कंपोनेंट है, एक है तो इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस एंड विच इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहां पे माइनस लगा होगा, मतलब कि ये हो गया कि डायरेक्शन ऑफ रेडियस और माइनस साइन मतलब अपोजिट। अरे भैया, डायरेक्शन ऑफ रेडियस और माइनस साइन का मतलब हो गया अपोजिट। देखो रेडियस अगर ऐसे जा रहा है, रेडियस अगर ऐसे जा रहा है तो माइनस लगा दिया ना मैंने, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आती बात समझे, ये माइनस होने का मतलब ये हो गया कि आर ओमेगा स्क्वायर जो है ना, ये एक्सीलरेशन ये इस डायरेक्शन में अंदर की ओर, सेंटर की तरफ, ठीक है। और आर अल्फा इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये हो जाएगा आर अल्फा और ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। इतनी बात किसे किसे समझ में आ रही है, देखो ध्यान से देख लो, ये वाला ये जो ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दो चीजें होंगी, इसीलिए मैं टोटल एक्सीलरेशन कह रहा था, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन के दो पार्ट्स हैं, एक है इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, दूसरा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वाला माइनस साइन के साथ आ रहा है, इसलिए डायरेक्शन जो कि रेडियस का आउटवर्ड होता था, लेकिन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड्स, टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। और ये टुवर्ड्स द सेंटर है या फिर रेडियस के डायरेक्शन में है, इसीलिए ये आर ओमेगा स्क्वायर वाले पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या फिर कहते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। क्या क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन। वहीं आर अल्फा को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने पर ही मिला था ना ये आर अल्फा, ये वाला डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट है ना, टेंजेंट टू द सर्कल है, तो ये आर अल्फा को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहा जाता है, आर ओमेगा स्क्वायर को सेंट्रीपिटल या रेडियल। सेंट्रीपिटल पता है ना कैसे लिखते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या फिर रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये टुवर्ड्स द सेंटर है इसलिए सेंट्रीपिटल, एंड रेडियस के अलावा में इसलिए रेडियल। तो या तो सेंट्रीपिटल कह लो या तो रेडियल कह लो। तो ये ऐसे ट्रायंगल बन गया, देखो ये वेक्टर डायग्राम कर रहे हैं हम लोग प्लॉट। अब बताओ टोटल एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेशन की दो डिवीजन हमने कर दी, टोटल एक्सीलरेशन निकाला वो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, देखो इसी को पैरेललोग्राम लॉ याद है ना, वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम ऐसे कनेक्ट कर लो, फिर यहां से ऐसे बना लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना एक्सीलरेशन टोटल वाला, ये वाला एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन है। अब इसका अगर डायरेक्शन तुम्हें निकालना हो ना, तो डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रीपिटल, ये थीटा निकालना हो तो तुम कैसे लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू ये लेंथ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, आर अल्फा के बराबर है, आर अल्फा डिवाइडेड बाय बेस क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये या फिर तुम ये सीधे ऐसे कह लो, आर अल्फा क्या था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना, और आर ओमेगा स्क्वायर क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसे ही तुम क्या लिख सकते हो, ए टी डिवाइडेड बाई ए सी। सर क्या कचरा कर रखा है वहीं पे, चलो ना लिख लो ना यार, क्या बात है ठीक है। तो इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, ए टी डिवाइडेड बाई आर ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी फॉर्मूले
यहाँ पे लिख लेना tan थीटा। सर आर ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर बाई आर क्यों लिखा? क्यों लिखा बताओ यार? ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर भी होता है ना, रेडियस वेक्टर वी बाई आर। आर ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो निकाले तो थे वेलोसिटी में, देखो वेलोसिटी में ये निकाला था ना, आर ओमेगा इंटू दिस थिंग। तो ये इतनी चीजें क्या थी? ये तो डायरेक्शन बता रहा था, आर ओमेगा ही तो वेलोसिटी थी, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को तुम आर ओमेगा भी लिख सकते हो ना, तो ओमेगा की जगह वी बाई आर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखोगे तो ये आ जाएगा, ये बात करूंगा, ठीक है। तो ये भैया बहुत ही बढ़िया चैप्टर हुआ और बहुत ही मजेदार तरीके से हमने इसे सीखने की कोशिश भी की, और मैंने भी कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा बातें आपको यहाँ पर बता पाऊं, और होपफुली आपको कुछ चीजें समझ में आई हो। थोड़ा सा टिपिकल चीज है, देखो पहली बार देखने से बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अभी तक तो हम एक ही एक्सीलरेशन जानते थे, ये दो एक्सीलरेशन जैसी बातें कहाँ से आने लग गई, और ये क्या हो रहा है, ये डेरिवेशन, ये सब क्या क्या नई नई चीजें, ये साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, इसे डायरेक्शन क्यों कह रहे हैं सर, पता नहीं। ऐसी सारी बातें मन में आ रही होंगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सोचना, आई कैप जे कैप क्या होते हैं? आई कैप जे कैप ये सब डायरेक्शन ही तो प्रोवाइड करते हैं ना। तो ये साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, ये कोई अलग डायरेक्शन है जो, देखो ऐसे आई कैप मतलब ये एक्स डायरेक्शन, जे कैप मतलब ये वाई डायरेक्शन में, उनके बीच का कुछ एक्स में इसका देखो क्या कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, कॉस आई। देखो इसमें क्या आता है, कॉस आई आता है ना, कॉस आई और साइन जे, यही तो बनता है यार। इसे थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना तो है ये चीज। नहीं तो ये जितना मैंने बताया उतना ध्यान से रखो, ये सारी चीजें ध्यान में रखो, ये कैसे आता है। और तुम्हें डायरेक्शन के हिसाब से तुम्हें ये इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है टेंजेंशियल होता है, और सेंस के हिसाब से हमने उसे ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है ये पता कर लेना है। रेडियस का डायरेक्शन सेंटर से पार्टिकल की पोजीशन को, जो पोजीशन वेक्टर जो बना रहा होता है वो होता है रेडियस डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। अब एक्सीलरेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, और उनका डायरेक्शन इन्हीं दो डायरेक्शंस में होता है। एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है और एक रेडियल एक्सीलरेशन, उसे ही हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट टू रेडियस वेक्टर होता है, मतलब कि रेडियस अगर बाहर की ओर जा रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अंदर की ओर आ रहा है, मतलब कि रेडियल एक्सीलरेशन अंदर की ओर आ रहा है। दूसरा एक्सीलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जिसका डायरेक्शन बिल्कुल वेलोसिटी के डायरेक्शन में मिल जाता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर है, यहाँ इस पॉइंट पे ऊपर की ओर है, तो कौन से एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऊपर होगा? टेंजेंशियल वाला, ये ऐसे टेंजेंट 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 बना के जाता है, ठीक है। टेंजेंशियल डायरेक्शन ही वेलोसिटी का, सॉरी एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल मतलब कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। एक्सीलरेशन का रेडियल मतलब कि अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या क्या हो जाता है? आर अल्फा, मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मतलब कि टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड आर अल्फा, रेडियल का मैग्नीट्यूड आर ओमेगा स्क्वायर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आर ओमेगा, रेडियस का मैग्नीट्यूड आर, यही लेफ्ट तो रेडियस है ना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी देख लिया, डायरेक्शन भी देख लिया, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर भी देख लिया, पोजीशन वेक्टर भी देख लिया, और थीटा भी समझ गए हैं, एंगुलर ओमेगा भी समझ गए, एंगुलर वेलोसिटी भी समझ गए, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा भी समझ गए। सारी चीजें मतलब काइनेमेटिक्स इसकी पूरी खत्म हो जाती है इसके साथ साथ, समझ रहे हो। सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स इतनी ही है, थीटा, ओमेगा, अल्फा, इतनी बात हो गई। उसके बाद रेडियस वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर के दो कंपोनेंट, ये डायग्राम एकदम दिमाग में होना चाहिए। एक्सीलरेशन वेक्टर के दो कंपोनेंट, आर अल्फा, आर ओमेगा स्क्वायर, टोटल ये वाला। थीटा कैसे निकालना है? AT बाई AC, ठीक है। तो चलो इसके साथ हमारा काइनेमेटिक्स चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM, वही स्टार्ट करेंगे, और बड़े मजे के साथ स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं कब तक नया चैप्टर आता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, है ना। तो प्लीज दोस्तों माफ करना, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉर्ट आउट करना जरूरी है। मतलब वैसे तो सभी की लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन क्लासेस हालांकि रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी नया वीडियो लेकर आऊं, और जितने लोग पढ़ रहे हैं कम से कम उन्हें डिस्टर्बेंस कम हो। लेकिन जब तक मैं वीडियो नहीं ला रहा हूँ, आप लोगों से अनुरोध है कि मतलब किताबें पढ़ें, और भी टीचर्स के लेक्चर्स हैं पढ़ते रहें। पढ़ने में मतलब रुकावट नहीं आनी चाहिए आप लोगों के, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए और सेफ रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।